नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेद दर्शनम पर आप सभी का। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समास परिचय और अव्ययीभाव समास से संबंधित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न 1। समास शब्दस्य निष्पत्तो कै प्रत्यय प्रयुक्त है। समास शब्द की निष्पत्ति में कौन सा प्रत्यय जो है वो प्रयुक्त हुआ है। घय, अच, लुट या कत। देखिए समास शब्द जो है उसमें सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग पूर्वक जो अशुक्षेपणे अर्थात अस धातु है, ठीक है, कौन सी धातु, अस धातु। इस अस धातु से घय प्रत्यय करने पर जो समास शब्द है वो सिद्ध होता है और समास का अर्थ होता है समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरण करना क्या कहलाता है, समास। जिसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 2। पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्य इत्यनेन संबंधम सूत्रम किम। हमको एक वृत्ति दी गई है यहाँ पर, पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्य। इसका अर्थ होता है कि पदों से संबंधित जो व्याकरणिक कार्य है, जैसे समास केवल उन पदों के बीच में होता है जो अर्थ की दृष्टि से समर्थ हो। ये जो वृत्ति है वो कौन सी सूत्र की है, ये पूछा गया है। सहसुपा, समर्थ है पद विधि, प्राक कटारात समास है या उपसर्जनम पूर्वम। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है समर्थ है पद विधि, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस सूत्र की वृत्ति है ये। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रार्थाभिधानम किमुच्यते। प्रार्थाभिधानम किसे कहते हैं। वृत्ति, विग्रह, उपसर्जनम, अव्ययम। देखिए जब शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़ करके एक विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करते हैं तो उसको हम वृत्ति कहते हैं और उसे ही प्रार्थाभिधान कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 में है वृत्ति, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, वृत्ति जो है वो 5 प्रकार की होती है और ये जो प्रश्न है वो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में 2018 में आ चुका है। अगला प्रश्न नंबर 4। विग्रह कथिविधः भवति। विग्रह कितने प्रकार का होता है। पंचविधः, त्रिविधः, षड्विधः या द्विविधः। देखिए जो समास का विग्रह होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक होता है, दूसरा अलौकिक होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन 4 में दिया गया है द्विविधः, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5। राजन गस और पुरुष सु। राजन गस और पुरुष सु ऐसे कै विग्रह अस्ति। ये कौन से विग्रह हैं, ये पूछा गया है। अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, नित्य विग्रह या स्वपद विग्रह। देखिए जब शास्त्रीय प्रक्रिया में सुख प्रत्यय आ जाए, सुख प्रत्यय जैसे यहाँ पर आए हैं गस और सु आदि आ जाए, तो इनके साथ में जो विग्रह दिखाया जाता है उसे हम अलौकिक विग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है अलौकिक विग्रह, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 2024 के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये जो एग्जाम्पल है वो उदाहरण देकर के पूछे गए थे। अगला प्रश्न नंबर 6। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है कै समास है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त कौन सा समास होता है। अव्ययी भाव है, केवल समास है, तत्पुरुष है अथवा बहुव्रीहि। देखिए जिस समास की अव्ययी भाव या तत्पुरुष जैसी कोई भी विशेष संज्ञा नहीं होती उसको हम केवल समास कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में है केवल समास, ये बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 के एग्जाम में भी समास का नाम पूछा गया था। अगला प्रश्न नंबर 7। भूतपूर्व है इत्यत्र विग्रह अस्ति। भूतपूर्व का विग्रह क्या होगा। भूत है, पूर्व है, पूर्वस्मिन भूत है, पूर्वम भूत है अथवा पूर्वस्य भूत है। देखिए यहाँ पर जो सह सुपा सूत्र है उस सूत्र से समास हुआ है और भूतपूर्व चरट सूत्र से जो भूत शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो पूर्वम भूत है ये बिल्कुल सही होगा। पूर्वम भूत है भूतपूर्व का समास विग्रह होता है। अगला प्रश्न नंबर 8। वागर्था विव इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति। वागर्था विव का लौकिक विग्रह क्या होगा। वागर्थौ इव, वागर्था इव, वागर्थम इव अथवा वागर्थाय इव। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है वागर्थौ इव, ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर इव के साथ में जो सुपा है उसका समास हुआ है और द्विवचन का जो प्रयोग है वागर्थौ, यही बिल्कुल सही विग्रह होगा। अगला प्रश्न नंबर 9। समासस्य सामर्थ्यम कीदृशम भवति। समास का सामर्थ्य किस प्रकार होता है। व्यपेक्षा भाव लक्षणम, उभय विधम, एकार्थी भाव लक्षणम अथवा वाक्य आश्रितम। देखिए व्यपेक्षा जो है वो सामर्थ्य होता है, तो समास जो है उसमें एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है जहां पर अनेक पद मिलकर के एक अर्थ देते हैं। तो समास में क्या होगा,
एकार्थी भाव ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो 2022 में पूछा गया था। समास की दार्शनिक या पारिभाषिक पृष्ठभूमि जो है उससे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, समास शास्त्री प्रथमा निर्दिष्टम पदम किम कथ्यते। समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट पद जो है वो किसे कहा जाता है? उत्तर पदम, उपसर्जनम, विशेषणम या अव्ययम। देखिए सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इसके अनुसार जो समास विधायक सूत्र में जो पद होता है उस पद में प्रथमा विभक्ति होती है, उसकी उपसर्जन संज्ञा कही जाती है। इस तरह से यहाँ पे जो उपसर्जनम है ऑप्शन 2 ये बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, अधोलिखित कथनेषु विचारम कुरुते। इन कथनों पर विचार करना है। अधिहरि इत्यत्र अधि अव्ययम सप्तमी विभक्त्यर्थम प्रयुक्त है। अधिहरि जो है इसमें अधि अव्यय का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, ये बिल्कुल सत्य होगा। अव्ययी भाव समास है नित्यम पुल्लिंगे भवति। अव्ययी भाव समास नित्य पुल्लिंग में होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अव्ययी भाव समास जो है वो नित्य किसमें होता है? नपुंसकलिंग में होता है। इस तरह से यहाँ पर अशुद्ध कथन का चयन करना है हमें। अशुद्धम कथनम चिनुत है, तो यहाँ पर जो कथन 2 है वो अशुद्ध होगा, कथन 1 सत्य होगा। तो ऑप्शन 2 केवलम तृतीय। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2024 में पूछा गया था मिलान वाले प्रश्नों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, मक्षिकाणाम अभावय इत्यस्य समस्त पदम किम। मक्षिकाणाम अभावय इसका समस्त पद क्या होगा, अर्थात इसका समास क्या होगा? सुमक्षिकम, उपमक्षिकम, अतिमक्षिकम या निर्मक्षिकम। देखिए यहाँ पर मक्षिकाणाम अभावय जो अभाव अर्थ है इस अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो निर्मक्षिकम है ये सिद्ध रूप होगा जो कि ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, सुमेलनम कुरुत है। यहाँ मिलान करना है हमको। एक तरफ अव्यय दिया गया है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। देखिए सबसे पहले जो समीप है वो कौन से अर्थ में होता है? समीप उप अर्थ में होता है। अभाव जो है वो निरर्थ में होता है, और समृद्धि अर्थ में जो है वो सुप्रत्यय होता है, और वृद्धि अर्थ में दुर्प्रत्यय होता है। इस तरह से 2, 1, 4 और 3 जो कि ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो 2024 में पूछा गया था मिलान वाले प्रश्नों में ही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, अधोलिखित वाक्य द्वये सत्यम कथनम किम। इन 2 वाक्यों में जो सत्य कथन है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। अति हिमम अति अव्ययस्य अर्थ अत्यय नासः अस्ति। देखिए हिमस्य अत्यय अति हिमम, यहाँ पर जो है जो अति है इस अव्यय का प्रयोग नाश अर्थ में किया गया है, ये बिल्कुल सत्य होगा। अति निद्रम इत्यत्र अति अव्यय से अर्थ है असंप्रति अस्ति। अति निद्रम में जो अति अव्यय है उसका प्रयोग असंप्रति अर्थ में किया गया है, ये भी बिल्कुल सत्य होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कथन और कारण दोनों बिल्कुल, ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य होंगे, तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा, उभौ सत्यौ। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, सुमेलनम कुरुत है। इनका मिलान करना है। एक तरफ अर्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव का जो उदाहरण है वो कौन सा अर्थ होगा? तो शब्द प्रादुर्भाव जो है वो इति हरि में होगा। यहाँ पर हरि शब्द जो है उसका शब्द प्रादुर्भाव है। पश्चात अर्थ में जो है वो अनुविष्णु होगा, अर्थात विष्णु के पश्चात। पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में जो है यथाशक्ति होगा, और सादृश्यम में स हरि होगा, अर्थात हरि के समान। इस तरह से यहाँ पे 2, उसके बाद में 4, फिर 2, 4, 1, यहाँ पर ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। 1 जो है वो किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, अधोलिखित कथनेषु सत्यम चिनुत है। इन कथनों में जो सत्य कथन है उसका चयन करना है। अनुरूपम इत्यत्र अनुयोग्यतार्थे अस्ति। अनुरूपम इत्यस्य विग्रह रूपस्य पश्चात भवति। देखिए अनुरूपम जो है उसका विग्रह रूपस्य योग्यम होता है, ना कि रूपस्य पश्चात। तो दूसरा कथन जो है वो यहाँ गलत होगा, तो केवल पहला कथन जो है वो यहाँ सत्य होगा। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, यहाँ पर अनु जो है वो योग्यतार्थ में है, अतः विग्रह रूपस्य पश्चात जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है वो सही है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
17 प्रत्यर्थम इत्यत्र विग्रह अस्ति। प्रत्यर्थम का विग्रह क्या होगा? अर्थम अर्थम प्रति, अर्थस्य अर्थस्य प्रति, अर्थे अर्थे प्रति अथवा अर्थम अर्थम प्रति। देखिए विप्सा के अर्थ में जो प्रति है उसका प्रयोग होता है, तो अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम, ये बिल्कुल सही होगा जो कि ऑप्शन 1 में है, अर्थम अर्थम प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। अधोलिखित कथनम विचार्यत, नीचे लिखे हुए जो कथनन पर विचार करना है। यथा शक्ति पदे यथा अव्ययस्य पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ अस्ति, अत्र शक्ति शब्द से उपसर्जन संज्ञा भवति। यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो देखिए यथा अव्यय जो है वो प्रथमांत होने के कारण उपसर्जन संज्ञक होता है, शक्ति नहीं होता। अतः जो पहला कथन है वो यहाँ पर गलत होगा और दूसरा कथन जो है वो, ये पहला कथन बिल्कुल सत्य होगा और दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, शक्ति मनति क्रम में इसका जो समास होता है वो यथा शक्ति होता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला जो सूत्र है उससे अव्ययम जो है वो प्रथमांत है, अतः यथा की उपसर्जन संज्ञा होकर ही पूर्व प्रयोग होता है। ये जो प्रश्न है वो उपसर्जन संज्ञा के नियम और अव्यय को अर्थ को एक साथ जांचने के लिए कथन कारण के अनुसार 2018 में दिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है केवलम एक सत्य, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। सहरि इत्यत्र सह स्थाने स आदेश केन सूत्रेण भवति। सहरि में सह के स्थान पर स आदेश कौन से सूत्र से होगा? अव्ययी भावस्य, उपसर्जनम पूर्वम, अव्ययी भावे चाकाले या एचो अयवयावे। देखिए यहाँ पर जो अव्ययी भावे चाकाले सूत्र है, इस सूत्र से सह अव्यय में जो सह है उसके स्थान पर स आदेश होता है। ये जो सूत्र है ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अव्ययी भावी चाकाले जो सूत्र है वो कालवाचक शब्दों को छोड़कर लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। सुमेलनम कुरुते, इनका मिलान करना है। एक तरफ विग्रह दिए गए हैं, दूसरी तरफ समस्त पद दिए गए हैं। देखिए समृद्धि जो है, मद्राणाम समृद्धि, इस अर्थ में जो सुमुद्रम रूप है ये बनेगा। यवनानाम वृद्धि, इस रूप में दुर्यवनम। छत्राणाम संप्रति छत्रम और अग्नि ग्रंथ पर्यंतम शाग्नि, ये रूप बनेंगे जो कि ऑप्शन 4 में है। 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। वृद्धि इत्यस्य को अर्थ है, वृद्धि का क्या अर्थ है? रिद्धे अभाव, रिद्धे आधिक्यम, रिद्धे सामीपम या रिद्धे नाश है। देखिए वृद्धि का जो अर्थ होता है वो रिद्धि की विपरीतता, विपन्नता, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है रिद्धि अभाव है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और अभाव ना लिखा हो तो विपन्नता लिखा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, विपन्नता। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। सुमिलनम कुरुते, यहाँ भी मिलान करना है हमें। अव्यय है और दूसरी तरफ हमको उनके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए पश्चात जो है इस अव्यय का प्रयोग अनुविष्णु में होता है। अनुपूर्वीय जो है उसका अनुज्येष्ठम में होता है। साकल्य का सैद्रणम में होगा और अंत वचन का शाग्नि में होगा। इस तरह से 2, 1, 3, 4 जो कि ऑप्शन 2, 1, 4, 3 जो कि ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यस्य समस्त पदम किम। निद्रा संप्रति न युज्यते, इसका समास क्या होगा? सुनिद्रम, निनिद्रम, अतिनिद्रम या उपनिद्रम। देखिए संप्रति के अर्थ में जो अति अव्यय है उसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है अतिनिद्रम, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। अधोलिखित वाक्येषु विचारम कुरुते। स छत्रम इत्यत्र स अव्ययम सादृश्य अर्थे अस्ति, स हरि इत्यत्र स अव्ययम सादृश्य अर्थे अस्ति। देखिए स छत्रम जो है यहाँ पर सादृश्य अर्थ नहीं होगा, यहाँ पर अर्थ होगा संपत्ति। क्या अर्थ होगा? संपत्ति। और स हरि जो है यहाँ पर जो है सादृश्य अर्थ होता है, ये बिल्कुल सत्य होगा। कथन 1 यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर हमें सत्य वाक्य का चयन करना है, तो सत्य वाक्य केवल 1 है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। अधोलिखित कथनेषु विचारम कुरुते। यथा अव्यय से चतुर्था सन्ति, प्रति अव्यय से प्रयोग है केवलम विप्सा अर्थे भवति। सत्यम कथनम चिनुते, यहाँ पर सत्य कथन जो है उसका चयन करना है। तो देखिए यथा के जो है 4 अर्थ होते हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवृत्ति और सादृश्य। तो ये बिल्कुल सत्य है।
प्रत्यव्यस्य प्रयोगे केवलम विप्सा अर्थे भवति। देखिए अव्ययी भाव समास जो है उसके संदर्भ में प्रत्यव्यय का जो प्रयोग है वो मुख्यतः विप्सा अर्थ में ही प्रसिद्ध होता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। इस तरह से ऑप्शन 2 उभौ सत्यौ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। सतृणम इत्यत्र विग्रह अस्ति। सतृणम में विग्रह क्या होगा? तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणस्य सादृश्यम, तृणस्य समीपम अथवा तृणस्य अभाव है। यहाँ पर देखिए साकल्य अर्थ है संपूर्णता, उस अर्थ में सह को स आदेश होकर के जो सतृणम रूप है ये रूप बनता है और इसका जो विग्रह है वो हो जाएगा तृणम अपि अपरित्यज्य। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सत्य होगा और इसका हिंदी अर्थ होता है तिनके को भी न छोड़कर। ये जो प्रश्न है वो 2016 में पूछा गया था, समास देकर के उसका विग्रह पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। सुमिलनम कुरुतः, मिलान करना है। एक तरफ विग्रह है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। देखिए हरौ एतो, हरौ इति, इसका जो मिलान है वो हो जाएगा हरौ इति में विभक्ति अर्थ में हुआ है। हरि शब्द से प्रकाश है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, ठीक है, हरि शब्द से प्रकाश है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। कृष्णस्य समीपम यहाँ समीप अर्थ में होगा और रूपस्य योग्यम योग्यता अर्थ में होगा। इस तरह से 3 1 2 4 ऑप्शन 1 में है तो ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। विष्णु पश्चात इत्यत्र पश्चात अर्थे कै समास है। विष्णु पश्चात यहाँ पर पश्चात के अर्थ में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए अनु विष्णु पद में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है उससे पश्चात अर्थ में अनुव्यय के साथ में अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है अव्ययी भाव है ये बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। सुमिलनम कुरुतः, इनका मिलान करना है हमें। एक तरफ समस्त पद दिया गया है, दूसरी तरफ उसका विग्रह दिया गया है। तो देखिए उपगंगम जो है इसका विग्रह हो जाएगा गंगाया समीपम। यथाशक्ति का विग्रह हो जाएगा शक्ति मनत्रिक्रम्य। निर्विघ्नम का विघ्नानाम अभाव है और अनुहरि का हरे पश्चात। इस तरह से 2 1 4 3 जो कि ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30। अधोलिखित वाक्य द्वये अशुद्धम वाक्यम किम, इनमें से जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? अव्ययी भावस्य सूत्रेण समास अव्यय भवति, अव्ययी भाव पदानि नित्यम नपुंसकलिंगे भवति। देखिए अव्ययी भावस्य जो है इससे जो सूत्र है उसमें अव्यय होता है ये बिल्कुल सत्य होगा और अव्ययी भाव पद जो होते हैं वो नित्य नपुंसकलिंग में होते हैं ये भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य है तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा, उभौ शुद्धौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। अधोलिखित कथनेषु विचारम कुरुतः, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुमद्रम इत्यत्र सु अव्ययम समृद्धि अर्थे अस्ति, दुर्यवनम इत्यत्र दुर अव्ययम वृद्धि अर्थे अस्ति। देखिए मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम, दोनों उदाहरण जो है वो यहाँ पर उनके अर्थ के बिल्कुल सही होंगे तो दोनों ही सही है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा, उभौ सत्यौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। सुमिलनम कुरुतः, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ हमको सूत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उसका कार्य दिया गया है। देखिए अव्ययी भावस्य जो सूत्र है वो क्या कार्य करता है? नपुंसकलिंग का कार्य करता है और अव्यय संज्ञा भी करता है। वर्तमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो सूत्र है वो उपसर्जन संज्ञा करता है। उपसर्जनम पूर्वम जो है वो पूर्व प्रयोग करता है और ना अव्ययी भावादतो हम पंचम्य जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा शुभ लोप का निषेध किया जाता है अदंत में, ठीक है। अदंत अव्ययी भाव से शुभ लोप करके ये क्या करता है? अम आदेश करता है। इस तरह से यहाँ पे 3 1 2 4 जो कि ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। अधोलिखित कथनेषु विचारम कुरुतः, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अव्ययी भाव समासे पूर्व पदम प्रधानम भवति, प्राय पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है इति परिभाषा अस्ति। देखिए अव्ययी भाव जो समास है उसकी परिभाषा होती है प्राय पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, बिल्कुल सही है। और अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य होंगे, ऑप्शन सी उभौ सत्यौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। अधोलिखित वाक्येषु शुद्धम वाक्यम किम, निम्नलिखित वाक्यों में जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा होगा? अधिगोपम इत्यत्र अधि विभक्ति अर्थे
अस्ति। अधिगोपम यहाँ पर अधिविभक्ति के अर्थ में बना है। अधिगोपम इत्यस्य विग्रह गोपी इति भवति। देखिए, गोपा का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, और शब्द के साथ में अगर अधि लगा हो तो अधि जो है वो सप्तमी व्यक्ति के अर्थ में होता है, और अधि का समास होने पर सप्तमी एक वचन में गोपी रूप बनता है। तो यहाँ पर जो दोनों ही कथन है वो बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ सत्य हो जाएगा, उभौ शुद्धौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। सुमिलनम कुरुतः, मिलान करना है। यहाँ भी एक तरफ समस्त पद दिया गया है, दूसरी तरफ उसका विग्रह दिया गया है। देखिए, उपराजम, इसका विग्रह होगा राज्य समीपम, अध्यात्मम आत्मनि इति, पंचगंगम पंचानाम गंगानाम समाहरय, और त्रिमुनि में हो जाएगा त्रिय मुनि है। इस तरह से यहाँ बिल्कुल सिंपल 1 2 3 4 जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। द्वे यमुनम इत्यत्र कै समास है। द्वे यमुनम ने कौन सा समास होगा? द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व। देखिए, नदी विषय जो सूत्र है उसके अनुसार जो भी नदीवाचक शब्द होते हैं उनका उन संख्यावाची पदों का समाहार अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन 2 में है अव्ययी भाव, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर द्वि आ रहा है, संख्या है, तो संख्यावाचक देखकर कई बार द्विगु समास कर देते हैं हम, तो वो गलत होगा। ध्यान रखिएगा, नदीवाचक जो शब्द होते हैं उनके साथ संख्यावाची पद आए तो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। कथनम ए, पंचगंगम इत्यत्र द्विगु समासः नास्ति, कारणम आर, नदीवाचक शब्दानां सह संख्याया समासः नदी विषय सूत्रेण अव्ययीभावः भवति। देखिए, कथन और कारण दोनों देखने हैं हमें, तो संख्या पूर्वी द्विगु जो है उसको बाध करके नदी विषय सूत्र जो है वो यहाँ पर अव्ययी भाव करता है, तो कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। और कारण जो है उसमें नदीवाचक शब्दों के साथ में जो संख्या समास है वो नदी विषय सूत्र से अव्ययी भाव होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो कथन और कारण दोनों बिल्कुल सत्य होंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ए सत्यम आर अपि सत्यम आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। त्रिमुनि इत्यत्र अव्ययी भाव केन सूत्रेण। त्रिमुनि यहाँ पर अव्ययी भाव कौन से सूत्र से होगा? नदी विषय, संख्यावंशेन, अव्ययम विभक्ति अथवा तद्धित है। देखिए, जब भी वंशवाची मुनियों के साथ में संख्या का समास करना हो तो संख्यावंशेन जो सूत्र है उससे जो समास है वो होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वंश जो विद्या से संबंधित हो, जैसे यहाँ पर त्रिमुनि विद्या से संबंधित है, 3 मुनियों के बारे में कहा गया है, और वंश जो है वो जन्म से संबंधित हो, तो उनके साथ में जब भी कोई संख्या आएगी तो संख्या वंशीन सूत्र लगेगा और वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। उपराजम इत्यत्र कै समासांत प्रत्यय। उपराजम में कौन सा समासांत प्रत्यय होगा? अच, गह्य, टच या अण। देखिए, यहाँ पर जो अनस्य सूत्र है उससे अन अंत वाले जो भी शब्द होते हैं जैसे राजन, सीमन, उनमें अव्ययी भाव पदों में समासांत टच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होगा? टच प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपराजम में समासांत टच प्रत्यय होता है। ठीक है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। उपसर्दम इत्यत्र टच प्रत्यय केन सूत्रेण। यहाँ पर उपसर्दम में टच प्रत्यय कौन से सूत्र से होगा? अनश्चय, राजा, सखीभ्यश्च टच, या फिर टच अथवा अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य। देखिए, शरत, विपास, अनस आदि जो शब्द होते हैं शरदादि गण के शब्द, उन शब्दों के साथ में जो टच प्रत्यय है वो अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य जो सूत्र है उससे होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। कथन द्वि यमुनम इति पदे नपुंसकलिंगे अस्ति, कारणम अव्ययी भावस्य सूत्रेण अयम अव्ययसंज्ञकः भवति। देखिए, द्वियमनम जो है वो नपुंसकलिंग में अव्ययी भावो नपुंसकम सूत्र से होता है, जबकि कारण में अव्यय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो अव्ययी भावस्य बताया गया है। दोनों सत्य है, लेकिन यहाँ पर जो व्याख्या है वो सही नहीं होगी कथन की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए तथा आर उभौ सत्यौ परंतु आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या नास्ति। ठीक है,
यहाँ पर अव्ययी भाव से सूत्र से अव्यय संज्ञा होती है ये बताया गया है, जबकि कथन में हमको क्या बताया गया था, द्विअवनम नपुंसकलिंग का पद है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। उपगिरिम इत्यत्र टच प्रत्यय भवति। उपगिरिम में टच प्रत्यय होता है, किस तरह से होता है ये पूछा गया है। नित्यम विकल्पेन कदापि न केवलम छंदसी। देखिए गिरस्य सैनिकस्य जो सूत्र है उससे गिरी शब्द के अंत में जो टच प्रत्यय है वो विकल्प से होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है विकल्पेन, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो उपगिरिम जो है उसमें टच प्रत्यय होने पर उपगिरी जो है वो रूप बनता है। उपगिरम और उपगिरी दोनों रूप शुद्ध होंगे क्योंकि विकल्प से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। प्रत्यक्षम इत्यस्य विग्रह के अक्षणों प्रति, अक्षिणी प्रति, अक्षी प्रति अथवा अक्षस्य प्रति ही। देखिए प्रत्यक्षम जो है इसका विग्रह पूछा है, तो इसका विग्रह जो हो जाएगा अक्षणों प्रति, जो कि ऑप्शन ए में है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर अव्ययी भावे शरत प्रवृत्ति पे जो सूत्र है उससे टच प्रत्यय होकर के प्रत्यक्षम रूप बनता है। यहाँ पर जो है ये जो प्रश्न है इसमें प्रत्यक्षम का लौकिक विग्रह जो है वो स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया था 2022 की में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। कथन ए सुमद्रम इत्यत्र समृद्धि अर्थे अव्ययी भावः अस्ति, कारणम सु अव्ययस्य प्रयोगः संपत्ति अर्थे अपि भवति। देखिए सुमद्रम जो है उसमें समृद्धि अर्थ है, तो कथन ए तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। परंतु जो सु का प्रयोग है वो संपत्ति अर्थ में नहीं होता है। संपत्ति के लिए तो स या सह का प्रयोग होता है, जैसे सहचत्रम में हुआ है। तो कारण जो है वो यहाँ बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा, ए सत्यम आर असत्यम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। आमुक्ति इत्यत्र कै सूत्र प्रयुक्त है। आमुक्ति में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। आंग मर्यादा विविध्यो, अव्ययम विभक्ति समीप, पंचमी तत्पुरुष या केवल समास है। देखिए यहाँ पर आंग मर्यादा विविध्यो जो सूत्र है उसका प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये जो सूत्र है वो मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो आंग होता है अर्थात आ जो होता है उसका समास विकल्प से करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। कथनम पंचनदम इति अव्ययी भावः अस्ति, नदी विषय सूत्रेण नदीवाचकै सह संख्या समस्यते। देखिए पंचानाम नदी नाम समाहार है, इस विग्रह का पंचनदम ये समास होता है। यहाँ पर जो नदी विषय सूत्र है वो बिल्कुल सही होगा। तो कथन जो है वो भी सही है और कारण जो है वो भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी यहाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। ए तथा आर उभौ सत्यौ आर सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। प्रतिविपासम इत्यत्र टच प्रत्यय केन सूत्रेण, अनस्य अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य नदीभिश्च अथवा राजा हस सखीभ्यस टच। देखिए विपास शब्द जो है वो शरद गण में पठित शब्द है और यहाँ पर टच प्रत्यय जो है वो अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य सूत्र से होता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। अधिगोपम इत्यस्य अलौकिक विग्रह अस्ति। अधिगोपम का अलौकिक विग्रह बताना है हमें। गोपांगी अधि, गोपा सु अधि, गोपा आम अधि या गोपांगस अधि। देखिए अधि जो है वो सप्तमी विभक्ति में होता है और गोपा जो है वो इसके साथ जुड़ता है, तो सप्तमी के एक वचन में जो है गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो गोपांगी अधि ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है वो भी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2022 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। कथन ए अव्ययी भाव समासे उत्तर पदार्थ से प्रधानता न भवति। अव्ययी भाव समास में उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती है। कारणम अत्र पूर्व पदार्थ से अर्थ है प्रधान है भवति। यहाँ पर जो पूर्व पदार्थ है उसका अर्थ प्रधान होता है। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अव्ययी भाव जो है वो उसका मूल लक्षण ही पूर्व पद की प्रधानता है, इसलिए उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन को पूर्णतः स्पष्ट कर रहा है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। उपनगरम इत्यस्य विग्रह कै। उपनगरम का विग्रह क्या होगा। नगरम अनतिक्रम्य, नगरस्य समीपम, नगरस्य अभावः या नगरे इति।
देखिए समीप अर्थ में जो है वो उप अव्यय का प्रयोग होता है और उपनगरम रूप बनता है, तो यहाँ पर जो विग्रह है वो रहेगा नगरस्य समीपम, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो विग्रह है वो स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में 2022 में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इस तरह हमारे जो अव्ययी भाव समास और समास के परिचय से संबंधित 50 प्रश्न थे वो हल हो चुके हैं। अगली क्लास में हम तत्पुरुष समास से संबंधित जो प्रश्न है वो हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।